आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम यानी इंजन शीतलन प्रणाली। इंजन शीतलन प्रणाली से तात्पर्य है कि इंजन के अंदर ईंधन दहन की वजह से जो ऊष्मा पैदा होती है उस ऊष्मा को इंजन से हटाने के लिए जो सिस्टम रखा गया है उसको शीतलन प्रणाली कहते हैं। शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ईंधन दहन होता रहता है तो उससे तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी तो वो क्या होगा, उसमें जो दो घूमने वाले पुर्जे हैं वो आपस में मेल्ट हो जाएंगे यानी आपस में सीज हो जाएंगे। ईंधन सही काम नहीं करेगा, धातुएं वो पिघल जाएंगी और तापमान ज्यादा होने से क्या है, ईंधन नॉकिंग करेगा, ईंधन में विस्फोट होना शुरू हो जाएगा, वाल्व जल जाएंगे, पुर्जे है वो सीज हो जाएंगे। तो इसलिए ईंधन के अंदर कूलिंग सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है। कूलिंग सिस्टम होना जरूरी है, उसके साथ साथ ईंधन का सामान्य तापमान भी बनाए रखना जरूरी होता है। तो दोनों चीजें ही, सामान्य तापमान और तापमान भी बनाए रखना जरूरी होता है। तो अभी क्या है, इंजनों के अंदर सामान्यतः दो प्रकार की शीतलन प्रणाली होती है। पहली प्रणाली होती है वायु शीतलन प्रणाली। वायु शीतलन प्रणाली वो है जिसके अंदर पानी यानी जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, हवाई जहाज है और ये आपके जो स्टेशनरी इंजन होते हैं उनके अंदर क्या है, हवा से ही उनको इंजनों को ठंडा किया जाता है, जिसके लिए कुछ इंजनों में ब्लोवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2 व्हीलर इंजन है उनमें कोई ब्लोवर नहीं होता है, जब गाड़ी चलती है तो वही वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने से उसकी ऊष्मा है वो दूर होती है। तो आप वायु शीतलन प्रणाली में क्या होता है, जो इंजन है उस इंजन के जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक है उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की पत्तियां कटी होती हैं, फिन्स कटी होती हैं। ये फिन्स होती हैं जब, जैसे मोटरसाइकिल आपने देखा हो, मोटरसाइकिल जब चलती है तो वायुमंडल की हवा का फोर्स मोटरसाइकिल के इंजन पर टकराता है और वो हवा इन फिन्स यानी इन पंखुड़ियों के बीच में से होकर गुजरता है, जिससे उसका तापमान है वो कम होता जाता है। तो आपने देख लिया वायु शीतलन प्रणाली के अंदर सीधा वायुमंडलीय हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई पानी वगैरह का प्रावधान नहीं होता है। दूसरी है जल शीतलन प्रणाली। आमतौर पर दुपहिया तिपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उन सब के अंदर जल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया गया है। जल शीतलन प्रणाली भी, उसमें क्या होता है, जल भरा रहता है। जल शीतलन प्रणाली भी कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यक्ष प्रणाली। प्रत्यक्ष प्रणाली से तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्री जहाज है या नाव है, समुद्र में चलती है या तालाब में चलती है, तो वहां पर क्या है, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है उस इंजन के साथ में, तो सीधा के सीधा उस तालाब से पानी को खींचता है। तो इंजन के अंदर, जैसे आपके चित्र में देख रहे हैं, इंजन की क्रैंकशाफ्ट पुली के ऊपर से एक बेल्ट के जरिए एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को चाल दी जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप पर वो सीधा के सीधा तालाब या समुद्र से पानी को खींचकर इंजन के अंदर भेज देता है, जिससे वो इंजन ठंडा होता रहता है और पानी वापस समुद्र या तालाब में गिरता रहता है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली। इसके अंदर पंखा या फैन या रेडिएटर वगैरह का प्रावधान नहीं होता है, सीधा पानी वाटर पंप के द्वारा खींचकर इंजन में जाता था और इंजन से सीधा पानी तालाब में गिरता रहता है। दूसरा थर्मोसाइफन प्रणाली। थर्मोसाइफन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण तरीके से, यानी तरल पदार्थ है वो हमेशा ढलान की तरफ ही बहाव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंजन है, इंजन से रेडिएटर कुछ ऊंचाई पर फिट किया हुआ होता है। इंजन से रेडिएटर ऊंचाई पर फिट किए होने से क्या हो गया, ये एक प्रकार का ग्रेविटी सिस्टम हो गया। जैसे हम बैरल के अंदर पाइप डालकर बैरल ऊंचाई हाइट पर रखकर उसको जब उसको हम निर्वात करते हैं तो डीजल या तरल पदार्थ वो खाली हो जाता है। उसी प्रकार से, उसी सिद्धांत पर क्या होता है, रेडिएटर ऊंचाई पर रखने से क्या होगा, पानी है वो पानी इंजन में भरा रहेगा और आपको पता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण है वो जो तापमान बढ़ेगा वो पानी का तापमान ठंडे की तरफ जाएगा, जिससे तापमान चारों तरफ समान बना रहेगा। फोर्स्ड सर्कुलेशन, फोर्स मतलब दाब के साथ संचरण या घुमाना, दाब के साथ। और दूसरा इसी पर दाब प्रणाली। बेसिकली फोर्स्ड सर्कुलेशन प्रणाली और दाब प्रणाली दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है जो आपको मैंने यहां दिखाया है, PVRV, यानी इसको बोलते हैं रेडिएटर कैप, इसको बोलते हैं रेडिएटर कैप।
ये रेडिएटर कैप है। इस कैप का ही फर्क है दोनों प्रणालियों में, फोर्स सर्कुलेशन प्रणाली और दाब प्रणाली में इस कैप का सिर्फ अंतर होता है। इसमें क्या होता है, जो फोर्स सर्कुलेशन प्रणाली, फोर्स सर्कुलेशन दाब के साथ संचरण प्रणाली, इसमें क्या होता है कि रेडिएटर के ऊपर ये कैप होती है, इसमें भी रेडिएटर के ऊपर कैप होती है, परंतु जो फोर्स सर्कुलेशन प्रणाली है उसमें जो रेडिएटर कैप होती है उसके अंदर ये वाल्व और स्प्रिंग का प्रावधान नहीं होता है। ये यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये दो वाल्व हैं, इसमें एक दाब राहत वाल्व है और एक निर्वात राहत वाल्व है। तो ये वाल्व का जो प्रावधान है, ये दोनों वाल्व इस प्रणाली के अंतर्गत फिट नहीं होते हैं इस कैप के अंदर। बाकी सारा सिस्टम दाब प्रणाली की तरह ही होता है। दूसरा, दाब प्रणाली। दाब प्रणाली में क्या होता है, दाब प्रणाली में रेडिएटर के ऊपर ये रेडिएटर कैप होती है और उस कैप के साथ में दो वाल्व का प्रावधान होता है, जिसमें एक वाल्व को बोलते हैं दाब राहत वाल्व और दूसरा वैक्यूम यानी निर्वात नियंत्रण वाल्व है। तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, एक रेडिएटर होता है, रेडिएटर के सामने ही जस्ट एक कूलिंग फैन लगा होता है। कूलिंग फैन वाटर पंप के ऊपर फिट रहता है, जो कि ये वाटर पंप है और यहाँ पर ये इंजन है। होता क्या है, वाटर पंप हो सीधा पानी को, वाटर पंप सीधा पानी को रेडिएटर के निचले टैंक, जिसको लोअर हेडर बोलते हैं, रेडिएटर के निचले टैंक से खींचता है। वाटर पंप में पानी खींचकर सीधा का सीधा इस पाइप के जरिए सीधा का सीधा सिलेंडर ब्लॉक में पानी दाब के साथ वाटर पंप भेजता रहता है और वही पानी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर से होता हुआ सीधा सिलेंडर हेड में आएगा। सिलेंडर हेड से सीधा का सीधा पानी है वो, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व, इस थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर से पानी होकर सीधा का सीधा रेडिएटर के ऊपरी टैंक में आ जाता है और वो पानी फिर इसी प्रकार से इसमें इंजन के अंदर से सर्कुलेट होता रहता है। कूलिंग सिस्टम के जो अवयव, कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट, यानी कूलिंग सिस्टम, जहां नाम सिस्टम कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि दो या दो से अधिक भाग है वो उसमें शामिल हैं। तो सिग्नल प्रणाली के अवयव, सबसे पहले आप आ जाइए रेडिएटर। रेडिएटर क्या है, ये आप देख रहे हैं रेडिएटर है जो तांबे का लगभग बना होता है। इसके अंदर रेडिएटर में इसको बोलते हैं, रेडिएटर आप सामने देखेंगे तो ये रेडिएटर है जिसमें आपको यहां से ये दिखाई दे रही है, ये ट्यूबें हैं, बीच में जो खांचे से बने हुए हैं इनकी फिन्स हैं, यानी हवा का फोर्स है वो इसके अंदर से आता रहता है। इसमें आप इसकी बनावट देखेंगे तो ये रेडिएटर का अपर हेड है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर का अपर हेडर या ऊपरी टैंक, इसको बोलते हैं निचला टैंक या लोअर हेडर। इसमें यहां पर ये है फिलर नेक, यानी पानी है वो इस जगह से पानी भरा जाता है जिसके ऊपर ये रेडिएटर कैप लगता है। ये है इस रेडिएटर का इनलेट, यानी जो इंजन के सिलेंडर हेड से जो पानी, गर्म पानी निकल कर आता है वो इस रास्ते से इस अपर हेडर के अंदर आता है। ये है इस रेडिएटर का आउटलेट, रेडिएटर का ये है रेडिएटर का आउटलेट। आउटलेट का मतलब यहां से पानी को वाटर पंप खींचता है और खींचकर इंजन के सिलेंडर ब्लॉक में भेजता रहता है। तो इस प्रकार से इस रेडिएटर की बनावट होती है। इसके बाद में इसके नीचे एक ड्रेन प्लग होता है, जब कभी पानी को खाली करना होता है तो इस ड्रेन प्लग के माध्यम से इसका पूरा पानी खाली कर दिया जाता है। वाटर पंप, ये है वाटर पंप। ये वाटर पंप देख रहे हैं आप, ये वाटर पंप है। ये एक इंपेलर टाइप का होता है। इंपेलर एक प्रकार का पंखा ही है, जैसे ये फैन जो छत वाले फैन होते हैं वो ऊपर से हवा को खींचकर नीचे को दाब देते हैं, उसी प्रकार से इंपेलर टाइप का फैन है जिसमें ये इंपेलर लगा हुआ है। इस इंपेलर में कुछ नहीं, कुछ पंखुड़ियां लगी हुई, एक ब्लेड है, उस ब्लेड के ऊपर ये पंखुड़ियां लगी हुई है। इन पंखुड़ियों से क्या है, पानी को रेडिएटर से खींचता है, खींचकर सीधा सीधा उस पानी को इसी के जरिए ये ब्लॉक के ऊपर फिट रहता है, इंजन के ब्लॉक पर ये बात फिट रहता है। तो पानी को इसने इस पाइप के जरिए पानी खींचता है वाटर पंप, और वो पानी फिर यहाँ से सीधा सीधा सिलेंडर ब्लॉक में चला जाता है। सिलेंडर ब्लॉक से पानी हेड से होते हुए और फिर वापस रेडिएटर में जाता रहता है। ये
वाटर पंप है वो सिलेंडर ब्लॉक पर फिट रहता है। इसी वाटर पंप के ऊपर ये एक पुल्ली लगी हुई होती है, जिसको इस वाटर पंप को चाल है वो क्रैंकशाफ्ट पुल्ली के माध्यम से इस पुल्ली को मिलती है, जिससे वाटर पंप की इंपेलर है उसको चाल मिलती है। तो वाटर पंप का काम है रेडिएटर से पानी को खींचकर दाब के साथ इंजन के अंदर से संचरण करना या पास करना और वापस रेडिएटर में भेजते रहना। कूलिंग फैन, कूलिंग फैन भी ये कूलिंग फैन है जो प्लास्टिक के बने होते हैं आमतौर पर। कूलिंग फैन वाटर पंप की शाफ्ट के ऊपर ही पुल्ली के साथ फिट रहता है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो क्रैंकशाफ्ट की पुल्ली के ऊपर फिट बेल्ट के माध्यम से इस पुल्ली को चाल मिलती है और ये पंखा फैन है वो घूमता रहता है, जो कि आमतौर पर क्या करता है, ये दो टाइप के फैन होते हैं। एक सक्शन फैन होता है, सक्शन फैन का काम ये होता है कि रेडिएटर से हवा को खींचकर पीछे की तरफ फेंकना, और एक होता है ब्लोअर टाइप फैन। ब्लोअर टाइप फैन क्या होता है, इंजन की तरफ से हवा को खींचना और रेडिएटर के अंदर से गुजारना। तो इसका काम है हवा को रेडिएटर की फिन्स के जरिए से गुजारना, जिससे पानी रेडिएटर के अंदर का वो ठंडा होता रहे। होज पाइप, ये होज पाइप है जो रबड़ और सूत के धागों का मिश्रित एक पाइपें बनी हुई है। इनको रबड़ होज पाइप बोलते हैं, जो रेडिएटर के आउटलेट और रेडिएटर के इनलेट दोनों के बीच में इंजन के साथ ये लगी हुई होती हैं। इनको होज पाइप बोलते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व, ये थर्मोस्टेट वाल्व है। आप इसमें देखते होंगे इसमें 3 पाथ हैं, एक पाइप, 2 पाइप और तीसरी पाइप। ये है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, जैसा आपको पता है, जब तक कोई भी इंजन का तापमान प्रचालन तापमान तक नहीं आए तब तक हमें इंजन को या गाड़ी को चलाना नहीं चाहिए। तो जैसे ठंडे इलाके में आपने देखा आमतौर पर रेडिएटर के आगे कपड़ा लगा देते हैं या अखबार लगा देते हैं, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या इंजन के साथ में थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम है एक निर्धारित या एक निश्चित तापमान बनने के बाद ही इंजन से जो पानी गर्म है उस पानी को रेडिएटर में जाने देगा। जब तक वो तापमान नहीं बनेगा तब तक इंजन के गर्म पानी को रेडिएटर में नहीं जाने देगा। नहीं जाने देने का इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो इंजन का पानी गर्म पानी रेडिएटर में जाएगा तो वापस ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का तापमान है वो सामान्य तापमान या प्रचालन तापमान नहीं बनेगा, जिससे इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा। तो इंजन का तापमान सामान्य बनाने के लिए ये थर्मोस्टेट वाल्व, जो कि इंजन आउटलेट यानी सिलेंडर हेड से जो पानी आउट होता है उसके, और ये इस साइड में यहां रेडिएटर के बीच में फिट रहता है, यानी ये इस प्रकार फिट रहता है। ये यहां से इंजन के हेड का पानी आएगा और इसमें इस पाइप के साथ ये लग जाता है, और इसको बोलते हैं बाईपास पाइप। इसको बाईपास पाइप बोलते हैं, यानी जब 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जब तक नहीं बनेगा तब तक जो इंजन से आया हुआ पानी इस पाइप के जरिए रेडिएटर में नहीं जाएगा। वही गर्म पानी वापस बाईपासिंग के जरिए ये पाइप सीधी वाटर पंप के साथ अगेन लग जाती है, और वो पानी वहीं का वहीं इंजन में ही घूमता रहेगा, जिससे वो पानी जल्दी से जल्दी सामान्य तापमान पर आ जाता है। तो इस थर्मोस्टेट के साथ में थर्मोस्टेट में ये इस थर्मोस्टेट का इनलेट है जो हेड से आता है, और ये इसका आउटलेट है जो रेडिएटर में जाता है, और ये है बाईपास पाइप जो कि वाटर पंप के साथ लग जाती है। थर्मोस्टेट वाल्व 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो थर्मोस्टेट है इसमें ये कुछ नहीं है, एक स्प्रिंग लगा रखी है और ये एक धातु है अंदर। इसके अंदर जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का धातु है और ये स्प्रिंग है, और ये जो थर्मोस्टेट है वह इस हाउसिंग के अंदर सेट रहता है। ये क्या होता है, एक होता है थर्मोस्टेट होता है वो पैलेट टाइप होता है। पैलेट बोलते तो मोम टाइप होता है। मोम टाइप में क्या होता है कि इसके अंदर मोम भरा रहता है। जब पानी का तापमान ठंडा होता है उस टाइम मोम जमा रहता है, और जो तापमान बढ़ता जाएगा तो मोम क्या है पिघलना शुरू होगा। तो क्या है ये जो स्प्रिंग लगी हुई इस स्प्रिंग का तनाव कम होगा। कम होने से क्या होगा, जो ये वाल है ये जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ खुल रहा है, ये वाल ऐसे खुल जाएगा और पानी का रास्ता है वो रेडिएटर के लिए उसके साथ
मिल जाएगा। दूसरा होता है फूकनी टाइप। फूकनी टाइप में क्या होता है, फूकनी टाइप जो थर्मोस्टेट है उसके अंदर एक दर भरा रहता है। फूकनी टाइप भी थर्मोस्टेट होता है, ये जैसे पहले टाइप है, एक फूकनी टाइप होता है जिसको बेलो टाइप भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, तरल भरा रहता है, जैसे लिक्विड है और है, इस टाइप का तरल भरा रहता है। जो जो तापमान बढ़ेगा वो तरल क्या होगा, एक भाप का रूप लेगा, भाप का रूप लेगा तो वो इस जगह को फिर वो खोल देता है। तो ये दो टाइप के थर्मोस्टेट होते हैं जो गाड़ियों में इंजन का प्रचालन तापमान बनाने में सहायक है। रेडिएटर कैप, ये रेडिएटर कैप है, तो रेडिएटर के फिलर नेक जहां से हम पानी भरते हैं उस रास्ते के ऊपर ये रेडिएटर कैप है वो फिट रहता है, जो पानी को छलकने से बचाता भी है। पानी भरने के बाद रेडिएटर के ऊपर इसको ऐसे लगा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये रेडिएटर है, इस रेडिएटर के ऊपर दो कट बने हुए, या कट बने और इसके ऊपर ये इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये रेडिएटर कैप रेडिएटर के ऊपर रहती है, जिसका काम है गाड़ी जब ऊबड़ खाबड़ जगह में चलेगी तो रेडिएटर के पानी को छलकने से रोकना। लेकिन आपको मैंने पिछली बार बताया कि फोर्स सर्कुलेशन और दाब प्रणाली दोनों में थोड़ा अंतर सी जाएगी। जो फोर्स सर्कुलेशन है उसके अंदर ये वाल्व वाले होते हैं और जो दाब प्रणाली है उसमें वाल्व होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये कैप है, ये ढक्कन हो गया, ये ढक्कन रेडिएटर के ऊपर बने खांचे में फिक्स हो जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें दो वाल्व है। आप देखिए जैसे मैं इसको दबा रहा हूं, अभी दब रहा है, ये वाल्व आपके सामने मैं हाथ से दबा रहा हूं, दब रहा है, और मैं इस वाल्व को ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो देखो ये ऐसे चूस रहा हूं मैं, ये रेडिएटर में ऐसे फिट है। तो जब ये रेडिएटर में ऐसे फिट है तो ऐसे दबेगा, तो ये जो रबड़ की सीट है, ये सीट जिस जगह पर बैठी थी वहां से ये हट जाती है। हटने से क्या होगा, ये हटने से क्या होगा आगे बताऊंगा। और जब रेडिएटर के ऊपर ये ऐसे फिट है तो ये एक वाल्व है दूसरा, जिसको वैक्यूम रिलीफ वाल्व बोलते हैं, यानी निर्वात राहत वाल्व है। ये वाल्व नीचे को खुलता है और ये वाल्व ऊपर को खुलता है। अब ऊपर को जो खुल रहा है ऐसे दब के, जो ऊपर को वाल्व खुल रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, दाब राहत वाल्व है। इंजन चलता है, इंजन चलते रहता है तो क्या होता है, तापमान पानी का वो बढ़ता जाएगा। जैसे आपको पता है 100 डिग्री के ऊपर पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है, तो पानी के अंदर एक भाप बनना शुरू हो जाती है, और वो भाप अगर ये वाल्व होगा सीधी वातावरण में रिलीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, पानी का स्तर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिक लेवल कम होता जाएगा उससे। तो उस पानी के स्तर को परमानेंट बरकरार रखने के लिए क्या है, ये दाब राहत वाल्व दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर के अंदर हम जितना पानी डालते हैं, सब्जी या कोई भी खाना पकाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो क्या है, वो पानी हमें उतना का उतना ही उस प्रेशर कुकर में मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भाप का दाब बनता है, और एक निर्धारित दाब बनने के बाद में प्रेशर कुकर के ढक्कन में जो वाल्व लगा होता है वो उठकर वो उठ जाता है, और वायुमंडल में एक्स्ट्रा भाप है उसको वो रिलीज कर देता है। तो वही काम इंजन के अंदर ये प्रेशर रिलीफ वाल्व करता है। जैसे ही रेडिएटर के अंदर दाब बढ़ेगा तो एक निर्धारित सीमा में, जैसे 1 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब, या उससे अलग अलग इंजन का अलग अलग दाब निर्धारित होता है। तो जो ही वो दाब बनेगा ये वाल्व ऊपर को उठेगा, ऐसी करके एक आवाज के साथ में दाब है वो वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा। दूसरा वाल्व, ये वाल्व तो ऊपर को खुला था, और ये जो VRV बोलते हैं वैक्यूम रिलीफ वाल्व, ये वाल्व नीचे को खुलता है। ये वाल्व रेडिएटर के अंदर की तरफ से इसके ऊपर सक्शन क्रिएट होता है, चूस, जिसको चूस बोलते हैं या निर्वात बोलते हैं। तो ये वाल्व नीचे को खुलता है। होता क्या है, जब इंजन चल रहा है, पानी का तापमान बढ़ गया, ओवरहीट हो गया इंजन, तो कुछ हालातों में क्या होता है कि रेडिएटर के अंदर या कूलिंग सिस्टम के अंदर पानी का जो स्तर है, लेवल है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। कम होने से क्या होता है, जो कूलिंग सिस्टम के भाग हैं, जैसे होस पाइप है, पाइपें हैं, रेडिएटर है, उन सब में एक प्रकार की निर्वात पैदा हो जाती है, यानी एक प्रकार की चूस या वैक्यूम पैदा हो जाती है। उससे क्या उन पाइपों में और भागों को सिकुड़न पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उस सिकुड़न को बचाने के लिए ये वैक्यूम रिलीफ वाल्व है। होगा क्या, जब एक निश्चित सीमा जैसे 0.006 से 0.008 kg पर cm स्क्वायर के हिसाब से, इस टाइप का हर इंजन का अलग है, तो जो ही उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, ये वाल्व नीचे को खुलेगा, ऐसे खुलेगा और वातावरण की वायु है, वायुमंडलीय वायु इस वाल्व के जरिए, और जो कूलिंग सिस्टम में स्थान खाली हुआ था उस स्थान को अंदर भर जाती है और सिस्टम को डैमेज होने से
बचा लेती है।